शुभ प्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। जन आंदोलनों से जुड़े व्यक्ति, हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा होता है जब उसे लगता है, महसूस होता है कि जो काम वह कर रहा है, जिन आंदोलनों में वह शामिल है, वो अंततः एक बड़ी क्रांति का हिस्सा बनेंगे। ये उम्मीद ज़्यादातर जन सरोकारों और जन आंदोलनों से जुड़े लोगों को होती है, विशेषकर शुरुआती दौर में, जब आचरण बड़ा शुद्ध होता है, एथिक्स बहुत बड़े होते हैं। धीरे धीरे लेकिन समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। फ्रांस के लेखक विचारक अल्बेर कामू ने जो कहा है, उससे बड़ा सच कोई नहीं कि हर क्रांति दमन का एक मुखौटा लिए आती है और अंततः नए दमन का कारण बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने वो दौर देखा जब मैं बड़ा हो रहा था। ऐसे लोगों के साथ मेरी उठा बैठ थी, मेरा बचपन बीता, जो बहुत ईमानदार, बहुत विचारशील और जन सरोकारी लोग थे। इन लोगों ने मुझे आदत डाली रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति से जुड़ी किताबें पढ़ने की। तो बचपन ऐसी किताबें पढ़ते हुए बीता। अग्नि दीक्षा, अग्नि परीक्षा के 100 दिन, माँ, बहुत सारी किताबें। और ऐसा लगने लगा था कि इन लोगों के साथ रहकर निश्चित ही एक ऐसा समाज बना पाने पर हम सफल होंगे, हमारा प्रयास सफल होगा, जहाँ समाजवाद होगा, जहाँ हर आम आदमी के लिए न्याय होगा। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। मेरी पीढ़ी ने वो दौर देखा है जब दलित चेतना इस देश में उभर रही थी। काशीराम बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श बन के उभरे थे। उन्होंने निश्चित तौर पर दलित चेतना को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने का काम किया, लेकिन हम ही लोगों ने यह भी देखा कि उनका प्रयास पूरी तरह विफल रहा। उनके द्वारा गठित बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन वो कुछ परिवर्तन नहीं कर पाई और मायावती, उनकी शिष्या, वह स्वयं भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने का आदर्श उदाहरण बन के उभरी। आज मायावती राजनीतिक दृष्टि से कहाँ है, ये आप सब जानते हैं। जब मैं कक्षा 12वीं में था, उस समय हमने विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा, जो एक नई उम्मीद लेकर आए थे। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। सही में लगने लगा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ कमाल करेंगे, लेकिन उनको भी पथभ्रष्ट होते हम ही लोगों ने देखा। हमने मंदिर वहीं बनाएंगे वाले लोगों का आंदोलन देखा और उनका वर्तमान चाल चरित्र और चेहरा भी देख रहे हैं। इसलिए कह सकता हूं कि 2000 आते आते एक चीज़ तो कम से कम समझ में आ गई थी कि क्रांति कुछ होने वाली नहीं है। सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, चेहरे बदलेंगे। लेकिन फिर 2011 आया। 2011 नई उम्मीद और नई आशा लेकर आया। मनमोहन सिंह सरकार अपने अंतिम चरण में थी और चौतरफा भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था। अब समझ में आता है वो चौतरफा भ्रष्टाचार भी क्रिएट किया गया भ्रष्टाचार था। मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनकी दूसरी सरकार, निश्चित रूप से भ्रष्ट सरकार थी, लेकिन इतनी भी नहीं जितनी उनके बाद की सरकार रही है। बहरहाल, जब 2011 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो भारत की सड़कों पर मोमबत्तियां नहीं जल रही थीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जल रही थी। लोग भ्रष्टाचार से मुक्ति की उम्मीद लेकर मोमबत्तियां जला रहे थे। और तभी एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भारतीय राजनीति की उम्मीद बनकर उभरा, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आरटीआई आंदोलन की उपज है। उन्होंने जन लोकपाल बिल बनाने का अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में जनता को एक सपना दिखाया। उन्होंने पारदर्शी शासन की बात करी और
जन लोकपाल की मांग करते करते वो राजनीति में आ गए और उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया। निश्चित तौर पर इस युवा ने हर उस भारतीय का दिल जीत लिया जो व्यवस्था से थक चुका था। अरविंद केजरीवाल की सादगी, बहुत साफ साफ बोलना और सत्ता को सीधे चुनौती देना, यह सब मिलकर एक नई राजनीतिक धारा का प्रतीक उस समय बना। अन्ना आंदोलन के दौरान मैं इनका साथी था। मैंने इनको नज़दीक से देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, खेद भी होता है अपनी समझ पर कि मैं अरविंद केजरीवाल को पहचान नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन के दौरान मेरे से अनुरोध किया, मुझसे कहा कि जन लोकपाल आंदोलन गति नहीं पकड़ रहा है, कहीं ना कहीं किसी राज्य में एक लोकपाल बनना चाहिए। मैंने उस समय के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी से रिक्वेस्ट की। खंडूरी जी आश्चर्यजनक है तैयार हो गए और उत्तराखंड पहला देश का राज्य बना जिसने अन्ना आंदोलन में से प्रेरणा लेकर और अन्ना के कहे अनुसार या टीम अरविंद के कहे अनुसार लोकपाल विधेयक विधानसभा से पारित कराया। ये बात दीगर है कि वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी ने अपनी केंद्र के नेतृत्व को बगैर बताए इतना बड़ा साहस किया और जैसा लोकपाल विधेयक अरविंद केजरीवाल की टीम चाहती थी वो बनाकर दिया। लेकिन समय सत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होता है। आज देखिए क्या समय आ गया है। वो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति बदलने आए थे, उन्हें राजनीति ने कितना बदल दिया है। केजरीवाल का शुरुआती दौर मैंने बहुत नज़दीक से देखा जब 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई थी। क्या आदर्श थे। मैं कह सकता हूं कि अरविंद आदर्शों से लबरेज व्यक्ति थे। जब उनका पहला शपथ ग्रहण समारोह होना था तो ये बात हुई कि केजरीवाल किस गाड़ी से जाएंगे। अरविंद ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ चलूं और अरविंद केजरीवाल जब एक मारुति की छोटी सी गाड़ी से चला करते थे, वैगन आर से। हमारे एक साथी ने, जो खुद में बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कहा कि वैगन आर से जाना उचित नहीं होगा और उन्होंने अपनी गाड़ी ऑफ़र की, लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया था। और अरविंद केजरीवाल, यदि आपको याद हो, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वैगन आर से चला करते थे। वो वीआईपी संस्कृति के सख्त खिलाफ थे, लाल बत्ती का विरोध करते थे। और देखिए, उन्हीं केजरीवाल को हमने उनके दूसरे टर्म में, जब वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए, बदलते देखा। वो अरविंद केजरीवाल जो सरकारी विलासिता पर उंगली उठाते थे, उन्होंने दिल्ली में अपने लिए एक आलीशान मुख्यमंत्री आवास चुना, उसको रेनोवेट कराया 60 करोड़ या उससे अधिक में। कमाल की बात है। या तो मैंने उनको पहचानने में भूल करी या सत्ता पाते ही अरविंद पूरी तरह बदल गए। पर यह कहानी बहुत पुरानी है। जो लोग अरविंद केजरीवाल को समझना चाहते हैं और मुझ सरीखे मूर्ख नहीं हैं, उनको पढ़नी चाहिए मयंक गांधी की किताब अप एंड डाउन। उसके जरिए आपको समझ में आएगा कि अरविंद मूल रूप से कैसे थे और उनके साथियों ने उन्हें समझने में क्यों भूल करी। आज मुद्दा है पंजाब का। इस समय दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है नहीं और पंजाब में एकमात्र आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की। जब पंजाब अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जीता था, तो उम्मीद जगी थी कि दिल्ली मॉडल की तरह जनता को पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी। यहाँ पर बगैर किसी बायस के, बगैर किसी धारणा के स्वीकारना पड़ेगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ क्षेत्रों में अद्भुत काम किया था। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा बदली, इसको स्वीकारना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक एक आदर्श बनकर आए, इसका भी क्रेडिट अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाता है। तो इसलिए जब आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता मिली तो उम्मीद जगी कि वहाँ भी कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन ये उम्मीदें धूल धूसरित होती नजर आ रही हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल जी के लिए
एक आलीशान मकान अलॉट किया गया है राज्य सरकार द्वारा, जिसको वहाँ का विपक्ष कांग्रेस और भाजपा कह रहे हैं शीश महल 2। पहला शीश महल दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का घर था, जिसको उन्होंने 60 करोड़ रुपये से अधिक की राशि में रेनोवेट कराया, ऐसा आरोप है। अब जो ये बंगला है पंजाब में, ये चंडीगढ़ में 2 एकड़ ज़मीन पर बना है और वीआईपी सुविधाओं से इसको पूरी तरह तैयार किया गया है। आम आदमी पार्टी इसे कैंप ऑफिस कह रही है, लेकिन सोचिए जो आदमी जन आंदोलनों से निकला हो, उसे ऐसे कैंप ऑफिस की क्या ज़रूरत है? क्यों नहीं वो एक छोटे से घर से भी काम चला सकता है? जब केजरीवाल जी गाजियाबाद में एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और उस समय वो इनकम टैक्स के बड़े अफसर थे, उनकी वाइफ भी इनकम टैक्स में बड़ी अफसर थी, मैं उनके घर कई बार गया हूँ। बहुत छोटा सा, सामान्य सा, मध्यम वर्ग का भी आप नहीं कह सकते, निम्न मध्यम वर्ग का घर आप उसे कह सकते हैं। और मैंने उस अरविंद को नज़दीक से देखा है, जिसको किसी भी प्रकार की विलासिता से घोर चिढ़ थी। लेकिन केजरीवाल इतने बदल गए, आम आदमी से वो शाही आदमी हो गए हैं। और पंजाब में ये शीश महल की बात आप छोड़ दीजिए, जो सबसे गंभीर बात है, जिसकी उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो वही आचरण कर रहे हैं पंजाब में जो केंद्र की सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता रहा है। प्रेस को दबाने का, सरकारी एजेंसीज को यूज करने का। अभी कुछ दिन हुए, शायद 1 हफ्ता भर हुआ है कि पंजाब पुलिस द्वारा सुबह सुबह जो अखबारों को बांटने वाली वैन्स होती हैं, गाड़ियां होती हैं, उनको पंजाब पुलिस ने रोक दिया। 4 से 5 बजे के बीच सारी गाड़ियों को रोका गया और तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर अभद्रता भी पुलिस द्वारा की गई। अखबार बहुत देर से उस दिन लोगों तक पहुंच पाए। पंजाब सरकार कह रही है कि ड्रग्स और हथियार तस्करी की सूचना थी, इसलिए इन गाड़ियों की तलाशी ली गई। विपक्ष निश्चित रूप से आरोप लगा रहा है कि यह प्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन सवाल केवल वाहन को रोकने का नहीं है। यह संकेत है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार या भगवंत मान की सरकार भी वही सब कुछ कर रही है जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर वो लगाती आई है। यह सब उस पार्टी द्वारा किया जा रहा है जिसने आरटीआई आंदोलन से अपनी शुरुआत की थी, जो अन्ना आंदोलन से निकली थी। कितनी खतरनाक बात है। और आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? मैंने कई अखबारों को पढ़ा जिनमें बताया गया है ऐसा इसलिए क्यों किया गया क्योंकि ठीक 1 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के विवादित शीश महल 2 सरकारी बंगले के बारे में खबरें छपी थी। पंजाब और चंडीगढ़ के प्रमुख अखबारों ने केजरीवाल के लिए सेक्टर 2 चंडीगढ़ में जो लग्जरी कैंप रेजिडेंस बनाया गया है और जिसमें तमाम वीआईपी सुविधाएं दी गई हैं, उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आरोप है कि इसी संवेदनशील मौके पर वितरण वैनों को यह कहकर रोका गया कि उनमें ड्रग्स और हथियार ले जाया जा सके। विपक्ष वहां आरोप लगा रहा है कि जब अपनी ही पार्टी के नेताओं और विधायकों पर मान सरकार कार्रवाई कर रही है तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो लोकतांत्रिक व्यवहार रखेगी? आम आदमी पार्टी के वहाँ एक विधायक हैं हरमीत सिंह पठान माजरा, जिन्होंने सरकार की बाढ़ राहत नीति पर सवाल उठाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि दिल्ली से बहुत हस्तक्षेप होता है भगवंत मान की सरकार पर। ऐसे प्रश्न उठाने पर तुरंत ही उन पर बलात्कार और धोखाधड़ी के जो पुराने मुकदमे थे वो तुरंत रीएक्टिवेट कर दिए गए और पुलिस, पंजाब की पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। ये बात अलग है कि वो वहाँ से उस समय फरार हो गए थे, बहुत बड़ी खबर बनी थी। जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रमन अरोड़ा, जिन्हें कथित तौर पर वित्तीय फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से नज़दीक हो रहे थे। इसका क्या अर्थ निकलता है कि भगवंत मान की सरकार या अरविंद केजरीवाल जी वही सब कुछ कर रहे हैं जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर वे लगाते आए हैं। पंजाब में सरकार में और पंजाब पार्टी संगठन में, आम आदमी पार्टी के संगठन में
दोनों जगह असहमति और आलोचना को स्वीकारा नहीं जा रहा है और अब मीडिया तक की गाड़ियों को रोका जाने लगा है। क्या इसके लिए इस पार्टी का जन्म हुआ था और क्या इसके लिए से आम आदमी पार्टी का नाम अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने दिया था? यह प्रकरण इसलिए ज़्यादा चुभ रहा है क्योंकि यह सीधे सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देता है जिसके सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। और वो नैरेटिव क्या है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आम आदमी के अधिकार। पंजाब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है, खासकर क्योंकि पंजाब सीमांत राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये तो सब सरकारें कहती हैं। ये एक्चुअली अपने आप में एक सेंसरशिप है और इस अपराध के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो पारदर्शिता के नाम पर, अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, जन लोकपाल के नाम पर सत्ता में आए थे। इतिहास बताता है कि जब भी सत्ता आलोचना से डरने लगे तो मान लीजिए कि वो अपना लोकतांत्रिक स्वरूप खो रही है। आम आदमी पार्टी के भीतर से उठती आवाज़ें, असहमत विधायकों पर कार्रवाई, पंजाब में ऐसे नौकरशाहों पर जो सरकार की बात पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनके तबादले, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे वे उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आपको याद है अरविंद केजरीवाल का एक वाक्य, उन्होंने बड़े गर्व से ये कहा था कि हम सिस्टम बदलने आए हैं, सिस्टम हमारा नहीं बदलेगा। लेकिन पंजाब और दिल्ली के विवादों ने यह चर्चा तेज कर दी है। और चर्चा क्या तेज कर दी है? यह स्पष्ट कर दिया है कि सिस्टम ने केजरीवाल को और उनकी टीम को पूरी तरह बदल दिया है। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ कि केजरीवाल की आत्मा भी बदल गई है। पंजाब प्रकरण में एक खास बात यह है कि यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट बता रहा है कि सूचना नियंत्रित करने की जो शैली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है या केंद्र की सरकार में है, केजरीवाल उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। वह नेता जो कभी कहता था कि जानकारी जनता का हक है, अब उसी पर आरोप लग रहे हैं कि वह जानकारी की राह में बाधा पैदा कर रहा है। आप आम आदमी पार्टी के लोगों से बात कीजिए, मेरे बहुत से पुराने साथी आम आदमी पार्टी में हैं जो सब कहते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स में करना जरूरी हो जाता है। यदि यही पॉलिटिक्स में करना जरूरी है तो फिर आप राजनीति में आए क्यों थे? आप तो सिस्टम बदलने के लिए आए थे। ये कैसा सिस्टम आप लोगों ने बदला कि इस बदलने की कवायद में आप स्वयं बदल गए? क्या अरविंद केजरीवाल का आंदोलनकारी डीएनए सत्ता की हवस में, सत्ता की दौड़ में कहीं खो गया है? अल्बेर कामू जो कहते थे कि हर क्रांति दमन का एक नया मुखौटा लेकर आती है, अरविंद केजरीवाल तो वही मुखौटा निकले। निश्चित रूप से अरविंद आज भी भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा है। उनके प्रशंसक मानते हैं कि देश में शिक्षा का, स्वास्थ्य का उन्होंने नया मॉडल दिया। लेकिन हमको ये मानना होगा, ईमानदारी से मानना होगा, हर उस व्यक्ति को जो कभी अरविंद केजरीवाल जी के नज़दीक रहा है या जिसने अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन किया है, कि उनकी जो आत्मा थी, जो आंदोलनकारी आत्मा थी, वो सत्ता की दीवारों में कहीं ना कहीं अटक गई है। पंजाब की घटना, प्रेस विवाद, ये आलीशान सरकारी घर लेने की प्रवृत्ति और पार्टी के भीतर, आम आदमी पार्टी के भीतर जो असंतोष पनप रहा है, वो सब मिलकर यह संकेत दे रहे हैं कि अमृतकाल की राजनीति में आदर्शों को जीवित रखना बड़ा कठिन है। हालांकि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे मोड़ इतिहास में अनेक बार आते हैं जब नेता तय करता है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। एक तरफ अरविंद के साथ आंदोलन की विरासत है तो दूसरी तरफ सत्ता की सुविधा भी है। यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी की भाषा में लौटेंगे, जिस उद्देश्य के लिए वो राजनीति में आए थे उसमें लौटेंगे, या शाही राजनीति की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। ये वक्त बताएगा। आज इस पर टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी जब बनी नहीं थी
और अन्ना आंदोलन जब चल रहा था उसी दौर में मुझे एक व्यक्ति और मिला था। अरविंद मिले थे, मनीष सिसोदिया मिले थे, बहुत सारे और व्यक्ति मिले थे जो अन्ना हजारे के साथ जुड़े थे। अन्ना हजारे मिले थे, एक व्यक्ति और मिला था। डॉक्टर कुमार विश्वास के घर में मेरी पहली बार इस व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। सुल्तानपुर नाम के एक कस्बे नुमा शहर से निकला ये व्यक्ति थे संजय सिंह। मैं बहुत दिल से ये बात कहना चाहता हूँ, उस दौर में मैं जितने लोगों से मिला जो इस आंदोलन में शामिल थे, अन्ना के आंदोलन में, और बाद में जो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने, एक संजय सिंह ऐसे हैं जो नहीं बदले। संजय सिंह की रीढ़ की हड्डी अभी भी उतनी ही मजबूत है। मैं कई बार संजय सिंह से मिलता हूं और उनसे कहता हूं कि कम से कम राम मनोहर लोहिया की एक बात का तो आपने मान रखा कि कमज़ोर हड्डी से राजनीति नहीं की जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने अन्ना आंदोलन के तमाम साथियों को देखा है। किसी को राज्यसभा चाहिए और राज्यसभा नहीं मिली तो वो बागी हो गया, और बागी होते होते इतना बागी हो गया कि भगवा की शरण में चले गया। कई अन्य दलों में चले गए, कईयों ने पूरी तरह अपने उसूलों से कंप्रोमाइज़ कर लिया, भ्रष्टाचार की राह पकड़ ली। केवल संजय सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डिगे नहीं हैं। मैं एक प्रकरण आपको इस वीडियो को समाप्त करने से पहले बताना चाहूँगा। जब पंजाब के कथित ड्रग लॉर्ड मजीठिया पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया एवं उनके अन्य साथियों ने ड्रग का व्यापार, अवैध व्यापार करने के आरोप लगाए थे, और जब उन पर डिफेमेशन केस मजीठिया ने फाइल कर दिया था, तब उस केस से डरकर, या कोई राजनीति थी मुझे नहीं पता, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने और अन्य लोगों ने कोर्ट में माफ़ी मांग ली या माफ़ीनामा दे दिया था, और वो केस वापस हो गया। इत्तेफाक था, जब ये रणनीति बन रही थी कि इस केस को समाप्त किया जाए, मैं श्री संजय सिंह के घर में था, और मैं इस बात का गवाह हूँ कि संजय सिंह पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन संजय सिंह ने बड़ा स्पष्ट बोला कि वो किसी भी कीमत पर जो आरोप उन्होंने मजीठिया पर लगाए हैं, उन आरोपों के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी की संसदीय विंग के, पार्लियामेंट्री विंग के नेता हैं, और वो जो सदन में बोलते हैं, सदन के भीतर बोलते हैं और सड़क पर बोलते हैं, उससे पता चलता है कि इस आदमी की रीढ़ की हड्डी मजबूत है। और सच पूछिए, आम आदमी पार्टी में मुझे यदि कोई भविष्य का राजनेता नज़र आता है तो वो संजय सिंह है। बाकी अरविंद कितना बदले हैं और कितना और बदलेंगे, ये भविष्य के घर में है। मुझे अब अरविंद केजरीवाल से कोई उम्मीद नहीं है।